खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया है जी सलाम जेके। मैं हूँ आपका मेज़बान इशफाक और हस्ब वादा आपके सामने सुबह सुबह हाजिर खिदमत हुए हैं 19 मार्च सन 2025 को। और आज बुधवार का दिन है, इस उम्मीद के साथ कि आप तैयार हो रहे होंगे रोज़मर्रा के कामकाज के लिए, और हम तैयार हैं आपके सामने खबरों का पिटारा लेकर। खबरों के पिटारे में आज मशरिकी उस्ता नहीं बल्कि एक वो खबर जिस पर दुनिया भर की नजरें थी। स्पेस में 2 लोग थे, वापसी हुई है और पूरी दुनिया ने यह नज़ारा देखा कि 9 महीने तक पूरी दुनिया से कटे रहने के बावजूद भी लोग वापस आए हैं। किस तरीके का मंजर था, वज़ीर आज़म साहब क्या कुछ कहे हैं, इस पर बात करेंगे। आगे चलेंगे तो मशरिकी उस्ताद को लिए चलेंगे जहां पर इंतहाई संगीन हालात बने हुए हैं और नेतन्याहू का बड़ा बयान भी आया है। यहां नहीं रुकेंगे बल्कि जम्मू की सूरत हाल पर जब आएंगे तो आपको बताएंगे अलर्ट भी है, छापामारी भी है, वजीर आला पर आज दोबारा नजरें भी हैं। हर पल से आपको अपडेट करेंगे, आप बने रहेंगे हमारे साथ। हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी, जहां पर आपका और हमारा राब्ता रिश्ता शुरू हो गया है सुबह सुबह से, और पूरे दिन ये रिश्ता और राब्ता आपका हमारा रहेगा, क्योंकि वहां पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एक तरफा नहीं बल्कि यहां से अब आप हमारे राब्ता साइटों पर जब आएंगे तो हालात वाक़ात आपके आसपास किस तरीके के हैं उससे भी हमें बाखबर करेंगे। और फिर 9:45 का वक्त होगा जब हमारी तीनों फोन लाइन्स खुलेंगी। कोशिश करेंगे कि आपकी ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करें। यह सिलसिला हम तब शुरू कर रहे हैं जब ऐवान असेंबली का चल रहा है, मेंबरान सुन रहे हैं और आप घर बैठे उन तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तो ये सारा फॉर्मेट मैंने बता दिया, लेकिन सबसे पहले जरा आते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे पर और तवारीख के पन्नों को खंगालते हैं। आज क्या कुछ हो चुका है, मेरे साथी ज़हूर मेरे साथ मौजूद है, बताएंगे आपको हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है। बहुत शुक्रिया इशफाक गवर। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज मार्च की 19 तारीख है, बुधवार का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन कौमी और आलमी सतह पे क्या कुछ हुआ है वो एक एक करके आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज ही के दिन 1877 में ऑस्ट्रेलिया ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 45 रन से शिकस्त दी। इंग्लैंड जिसे जिन्होंने क्रिकेट को ईजाद किया था, लेकिन इन्हीं को ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से शिकस्त दी थी। 1944 में आज के दिन आज़ाद हिंद फौज ने शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में कौमी परचम आज के दिन लहराया था। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1289 में आज के दिन मंगोलों ने चीन के स्विंग खानदान का खात्मा किया। मंगोल माने जाते हैं और उन्होंने आज के दिन चीन में एक बड़े खानदान का खात्मा किया था। 1972 में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अमन और दोस्ती के मुआहदे पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और दोस्ती के मुआहदे पर आज दस्तखत हुए थे, अमन कायम हुआ था। 1931 में अमेरिकी रियासत न्योडा में जोई को कानूनी हैसियत दे दी गई। 1932 में सिडनी हार्बर पुल का इफ्तिताह आज के दिन हुआ था, इसका आगाज भी आज के दिन हुआ था। 1977 में फ्रांस का मुरोओरवा जजीरे में जौहरी तजुर्बा किया गया। 1982 में बरतानिया और वेटिकन के दरमियान 400 साल के वक्फे के बाद सफारती ताल्लुकात कायम हुए, दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती कायम हुई। 2001 में आज के दिन बरतानिया के ऐवान बाला ने मौसीकार नदीम के हवालगी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। और 2004 में आज के दिन अमेरिका ने आलमी तिजारत तंजीम में पहली बार चीन पर मुकदमा कायम किया। 2017 में आज के दिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 32वें वज़ीर आला की हैसियत से हलफ उठा लिया था। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 2013 में आज के दिन महाराष्ट्र में बस हादसे में 27 अफराद हलाक हुए थे और कई लोग आज के दिन इस दर्दनाक हादसे में जख्मी भी हुए थे। ये आज के दिन के हवाले से बात थी कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है, ये हमने आपके सामने रखी। लेकिन बात अब आज के दिन के हवाले से करेंगे, क्योंकि आज बड़ा दिन है और हिंदुस्तानी नसाद सुनीता विलियम्स ने तारीख रकम की है। बड़ा कारनामा सुनीता विलियम्स ने अंजाम दिया है और अभी कुछ देर पहले उनकी ज़मीन पर वापसी हुई है। आपको बता दें कि खला में 9 महीने गुजारने के बाद वो और उनका जो साथी था उनके साथ उनके अब बाज़ाब्ता तौर पर ज़मीन पर वापसी हुई है। आपको बता दें कि 286 दिन खला में रहने के बाद अब वो ज़मीन पर वापस लौटी है। गुज़िश्ता साल 5 जून को बोइंग स्टार लाइनर्स पर खला में उन्होंने उड़ान भरी थी, जिसके बाद इस स्टार लाइनर्स में टेक्निकल फॉल्ट आया था। लेकिन अब कामयाबी के साथ 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स की दोबारा ज़मीन पर वापसी हुई है।
अच्छा, जब ये वापसी का सफर हुआ था तो तकरीबन 17 घंटे लगे उन्हें खिला से ज़मीन पर आने के लिए, और ये लैंडिंग जो कराई गई है ड्रैगन के ज़रिए से कराई गई, स्पेस एक्स ड्रैगन इसका नाम दिया गया, और कामयाबी के साथ वो दो साथी जो सुनीता विलियम के साथ थे, विल्मोर, वो भी वापस आए हैं, विलियम भी वापस आई है, और इस तरीके से ये जो वापसी का सफ़र था ये मुमकिन हो सका। ये वो पहली तस्वीरें हैं जो दुनिया भर में देखी गई है जब सुनीता विलियम और विल्मोर वापस आए हैं, और तकरीबन 17 घंटे स्पेस में रहने के बाद, खिला में रहने के बाद ज़मीन पर उनके कदम पड़े हैं। तकरीबन 17 घंटे की ये ट्रिप थी। अभी जो हमारे पास इतलात आ रही हैं उसके बाद दुनिया भर के अंदर खिलाबाज जो एस्ट्रोनॉट्स हैं और नासा के साथ जो साइंसदान हैं, उन्होंने इस पर सुनीता विलियम को जहां कांग्रेट्स किया है वापसी पर, वहीं पर उम्मीद जाहिर की है कि इससे मज़ीद कुछ सबक हासिल किए गए हैं और उन सबकों को आगने वाले दिनों में नहीं दोहराया जाएगा। फ़िलहाल ये वापसी हो चुकी है और कई महीनों तक वो वहाँ पर रही है। थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म का बयान भी सामने आया जिन्होंने सुनीता विलियम की वापसी पर खैर मकदम किया है, और गुजरात जो उनका आबाई गांव है, घर भी है, वहाँ पर जश्न था और जश्न रात देर गए शुरू हो गया था, और आज सुबह सुबह भी जश्न की तस्वीरें गुजरात के कई इलाकों के अंदर थी। वज़ीर आज़म ने उन्हें भारत आने की दावत दी और कहा है कि हम पर उम्मीद है कि सुनीता वापस भारत भी आएंगी और यहाँ पर कुछ दिन भी रुकेगी। थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर भी नासा क्रू की वापसी ज़मीन पर जिस तरीके से हुई, और भारत की जो बेटी सुनीता विलियम है जिस तरीके से वो वापस आई और कामयाबी के साथ जिस तरीके से वो वहाँ पर डटी रही, अज़म और पुरहौसले के साथ वो इतने महीने वहाँ पर रही, जब भी बहुत कम ऐसा लग रहा था कि यह वापसी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन जिस तरीके से वो वहाँ पर पुरअज़म रही और हालात वाक़ात से बाखबर करती रही है, ये दरअसल उस अज़म और हिम्मत का हौसला है जो सुनीता ने वहाँ पर दिखाया है। और वज़ीर आज़म का बयान भी और वज़ीर दिफा का बयान भी आया है। जहां दुनिया भर की आप बात करेंगे तो दुनिया भर के अंदर नासा स्पेस एक्स क्रू 9 जो था एस्ट्रोनॉट, जिसमें माइक हेग था, बूचर वेलमार था और सुनीता विलियम थी, ये वापस आ चुके हैं और तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर शेयर की जा रही हैं, और ये साफ कर दिया गया है कि अब आगे जब एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, जब खिला में लोग जाएंगे, तो उन्हें किस तरीके से तमाम हालात वाक़ात पर नज़र रखनी होगी। तो इस तरीके से जनाब ये मिशन कंप्लीट हो गया है। 286 डेज 286 दिन गुजारने के बाद मिशन वापसी हुई है और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है सुनीता विलियम और उसकी पूरी टीम ने। ये तो थी बात वो जो दुनिया भर के अंदर इस वक्त देखी जा रही है और दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट साइंसदान इस पर नजर रखे हुए थे। अब जब वो आए हैं तो डॉक्टरी बुलेटिन जारी कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि सारी क्रू टीम जो है वो फिट है जी, लेकिन अभी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे क्योंकि बहुत दिनों तक एक हालात में थे। अब यहाँ पर आए तो कुछ दिनों उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में भी रखने की बात जो है वह कही जा रही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात जरा मशरिकी वस्ता की करते हैं। मशरिकी वस्ता के अंदर हालात इंतहाई खराब है और नेतन्याहू ने भी बात साफ कर दी है, कहा कि अब समझौता मुमकिन नहीं है क्योंकि हमास जिस तरीके की धमकियां और कार्रवाइयां कर रहा था उसमें नई कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था। गजा इस्राइल हमले में अल कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा के मारे जाने की भी खबर आ रही है, और गजा के इलाके में कल इजरायली हमले में अबू हमजा, उसकी अहलिया और उसके ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद मारे गए हैं, और ये कामयाब हमला इजरायली मिलिट्री की तरफ से किया गया है। और इजरायली मीडिया की जानिब से भी अबू हमजा जो तर्जुमान थे उनके मारे जाने, उनके ख़ानदान के कई अफराद के मारे जाने का दावा किया है, जबकि इस्लामी जहाद की जानिब से भी अबू हमजा की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। और बाज़ाब्ता तौर पर हमास ब्रिगेड जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक किया कि उनके तर्जुमान आला जो थे, जो मीडिया को हर वक्त ब्रीफ करते रहते थे, वो मारे गए हैं, अपने और अहलिया और अजीज़ों के हमरा भी। ताहम अब फ़लस्तीनी मीडिया की जानिब से बताया गया है कि अल कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान का असल नाम नाजी यूसुफ अबू यूसुफ था,
नाजी अबू यूसुफ, अब उनका नाम डिक्लेयर कर दिया गया है। अबू हमजा उनकी कुनियत थी। ख्याल रहे कि इजराइल ने गजा जंगबंदी मुआहिदे को तोड़ते हुए गजा पट्टी पर फिजाई हमले किए, जिसके नतीजे में अभी तक 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के मारे जाने की भी खबर है, 500 से ज़्यादा ज़ख्मी होने की भी खबर है। फ़लस्तीन की सिविल इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि इजराइल ने गजा पट्टी में सहरी के वक्त हमलों का आगाज़ किया, जो फिलहाल जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त गजा पट्टी से आ रही है। 500 लोगों के मजीद मारे जाने की खबर है, दर्जनों लोगों के जख्मी होने की खबर है। इस बीच अल-अक़साम ब्रिगेड के तर्जुमान आला मारे गए हैं, तस्दीक दोनों तरफ से कर दी गई है। एक तरफ से ये खबर है, लेकिन इसी खबर का दूसरा रूप नेतन्याहू का बयान, बड़ा बयान नेतन्याहू की तरफ से दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में क़याम अमन मुमकिन नहीं है। गोली बारूद का सिलसिला, गोलों का सिलसिला जारी रहेगा जब तक हमास का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं होता है। गजा फौजी कार्रवाई का आगाज है। गजा में जो फौजी कार्रवाई हुई है ये अभी आगाज है। जब तक हमास इजराइल के लिए खतरा है, हमला करते रहेंगे। नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू वजीर आज़म की तरफ से बड़ा बयान आया है। इजरायली वजीर आज़म का बड़ा बयान आया है कि गजा पर फौजी कार्रवाई का आगाज है। जब तक हमास इजराइल के लिए खतरा है, हमले करते रहेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। बच्चों समेत 400 से ज्यादा फलस्तीनियों के मारे जाने की खबर अभी तक आ रही है। 560 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। और जूं हमले बढ़ रहे हैं तो जंगबंदी के लिए भी राहें महदूद हो रही हैं। और हमास के साथ जंगबंदी के आगाज के बाद ये इस्राइल की जानिब से सबसे बड़ा हमला किया गया है। जो पिछले दिनों हमने देखा था कि तकरीबन 1 महीने तक जंगबंदी हुई थी, कैदियों की रिहाई का सिलसिला चल रहा था और सारी चीजें लग रहा था कि शायद बैक टू नॉर्मल आएंगी, लेकिन अचानक से पिछले 48 घंटों के दौरान फलस्तीन इजराइल के अंदर धुआं दोबारा है। और बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान कि गजा पर फौजी कार्रवाई का आगाज है। जब तक हमास इजराइल के लिए खतरा है, हमला करते रहेंगे। और जो ही हमास के साथ जंगबंदी का आगाज होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू ने मंगल को एक टेलीविजन बयान में कहा कि हमास ने गुज़श्ता 24 घंटों में हमारी ताकत को महसूस किया है और मैंने अब उनसे और उनके ओहदेदारों से ये साफ कर दिया है कि ये तो शुरुआत है, इंतहा क्या होगी इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये सूरत हाल इस वक्त मशरिकी वस्ता की है, जहां एक तरफ से क़याम अमन की कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ से नेतन्याहू का जंगी बयान भी सामने आया है। और इस बीच अल-अक़साम ब्रिगेड के तर्जुमान, उसकी अहलिया और अहल खाना समेत लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। चलिए जनाब, ये तो थी बात कुछ मशरिकी वस्ता की, कुछ बड़ी खबर की, लेकिन जरा बात उस खबर की भी करते हैं जो इस वक्त जम्मू से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर आते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की तरफ से जम्मू के मुतअद्दिद मकामात पर छापामार कार्रवाई चल रही है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 1 दर्जन मकामात, 12 मकामात ऐसे हैं जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी 12 मकामात पर इस वक्त कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर की जा रही है। और ये कार्रवाइयाँ जहाँ भटंडी के अंदर की जा रही है, ये कार्रवाइयाँ पुराने शहर के अंदर की जा रही हैं और हाई पॉश एरियाज के अंदर भी इस वक्त छापामार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। 21 नवंबर को लास्ट टाइम कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जम्मू के मुतअद्दिद मकामात में छापामारी की थी और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां, कुछ लोगों के घरों से दस्तावेजात जब्त किए थे, जिसके बाद तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाया गया था। उसी तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाते हुए आज तकरीबन 12 मकामात पर इस वक्त जम्मू के अंदर कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से छापामार कार्रवाइयां चल रही है। याद रखिएगा, दरअंदाजी के मामले में ये पूरी कार्रवाइयां हुई हैं। FIR लास्ट ईयर दर्ज हुआ था, कार्रवाई भी लास्ट ईयर शुरू हो गई थी, लेकिन अब उन सस्पेक्टेड यानी उन मुश्तबह अफरादों के घरों पे भी छापामारी हो रही है जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी को कोई क्लू मिलने का खतरा है। मलिक मार्केट से लेकर जामिया मस्जिद का इलाका, जानीपुर से लेकर दीगर मकामात पर इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी के जवान
बशमूल सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान उनके हमरा है, कार्रवाई की जा रही है। और सुबह से लेकर अभी तक 3 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा मकामात पर कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई चल रही है। ताहम अभी तक कौमी तहकीकाती एजेंसी या सुराग रसाई इदारों की तरफ से कोई भी इत्तला या खबर नहीं दी गई है क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है और जिन घरों पर छापामारी हुई है क्या इनका बराह रास्त कोई अमल दखल है या बिलवास्ता किसी तरीके से मुलविस है। इंतजार रहेगा कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई के इख्तिताम का, जिसके बाद एक डिटेल प्रेस नोट आएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर कि तकरीबन 12 मकामात ऐसे हैं जहां पर जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी कार्रवाई कर रही है। छापामार कार्रवाइयां जम्मू में इस वक्त जारी है। आगे बढ़ते हैं, जहां बात छापामार कार्रवाई की हो रही है तो बात जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल की भी करेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो हिफाजती बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में हालिया हमलों के पेश नज़र ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई है और सिक्योरिटी दायरे में आने वाले जो अफराद है, VIPs है, पॉलिटिशियंस है, उनसे कहा गया है, उनको चौकस रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही साथ उन्हें कहा गया कि वो जो प्रोटोकॉल है उस पर वो सख्ती से अमल करे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के मुताबिक तमाम महफूज अफराद बशमूल सियासतदानों को मशवरा दिया गया है कि वो हिफाजती प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करे। साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्स को हिदायत दी गई है कि वो मुल्क दुश्मन अनासर की तरफ से किसी भी हमले को नाकाम बनाने के लिए कड़ी नज़र रखे और ख़ास तौर पर जो मशकूक अफराद हैं उन पर नज़र रखे। तलाशी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के कई हमलों में बशमूल एक ट्रेन हाईजैक हुआ। लश्कर तैयबा के आला कमांडर ज़ियाउर रहमान उर्फ नदीम उर्फ अबू कत्ताल उनकी हलाकत हुई। और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंट हमले हुए उनमें इसका भी हाथ है, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट को जारी कर दिया गया है। और जो हसास इलाके हैं वहाँ पर जो तलाशी कार्रवाइयां हैं उसको मजीद तेज कर दिया गया। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। जरा से इतलात हमारे पास है कि सरहदी इलाकों के अंदर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ शहर और देही इलाकों के अंदर भी पेट्रोलिंग का अमल तेज कर दिया गया है। बावसूख जरा से जो इतलात और खबरें हमारे पास है वो ये भी है कि जो प्रोटेक्टेड पर्सनस है यानी जिनको सिक्योरिटी कवर मासूर किया गया है, जिनको सिक्योरिटी के दायरे में रखा गया है, उन्हें सख्ती के साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। और इस वक्त कई मकामात पर कार्रवाइयां भी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से चलाई जा रही हैं और उन मुश्तबे अफराद पर नजर रखी जा रही है जिन पर यह शुबा है कि वो अमन कानून में रखना डाल सकते हैं। आला सतही सिक्योरिटी इजलासों का सिलसिला भी जारी है। सिक्योरिटी एजेंसीज यानी आर्मी की तरफ से भी कल जम्मू के जो अंदर नॉर्दर्न ब्लॉक या साउथ ब्लॉक के अंदर मीटिंग्स हुई हैं जहां पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। हाई लेवल अलर्ट इस वक्त कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि लश्कर तैयबा के कमांडर्स मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर, ट्रेन हाईजैक हुआ है और बैक टू बैक जो सूरत हाल वहां पर बनी है उससे टेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है कोई मुमकिना हमला यहां पर हो और ये चीज़ें यहां पर दिखे। उसको देखते हुए एक प्लानिंग एक जो IB की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि एक प्लान के तहत सिक्योरिटी ग्रिड को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। एडवाइजरी और प्रोटेक्टेड पर्सनस को भी जारी कर दी गई है जिसमें यह साफ कर दिया गया कि जब आपका टूर प्रोग्राम होगा यानी आपने किसी भी इलाके में जाना है, हल्के इंतखाब के किसी हिस्से में जाना है, तो पेशगी इतला PCR को वो होनी चाहिए, सिक्योरिटी के इदारों को वो पेशगी इतला होनी चाहिए और जो अलॉटेड टाइम होगा उसी अलॉटेड टाइम के अंदर आपने तमाम काम मुकम्मल करके वापस उस मकाम पर पहुंचना होगा जो आपको सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से फराहम किया जाएगा। लास्ट मिनट टूर में कोई भी एडिशन और कोई भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, यानी जो प्रोग्राम दिया है उसी प्रोग्राम के तहत ही काम होगा। कोई नया कोई चीज़ नई जो है वो यहाँ पर नहीं जुड़ेगी। इस तरीके की इतलात और ख़बरें जो है वो हमारे पास सामने आ रही है और यह साफ कर दिया गया है कि डिप्लॉयमेंट ROPs
को भी मुस्तहकम रखा गया। और यही वजह है कि कल हमने देखा कि शोपियां में आरोपी ने आईडी को देखा, नाकारा बनाया। उससे पहले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी एक और हादसा टाला गया। और इस तरीके से आज भी पुंछ, रजौरी, डोडा, कश्तवाड़, जम्मू, कठुआ, सांबा के अंदर सिक्योरिटी जहां एक तरफ से हाई अलर्ट पर है, वहीं जो कश्मीर सूबे के कुपवारा, केरन, टंगडार के साथ साथ बारामूला, बांडीपोरा और साउथ कश्मीर के शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में भी सिक्योरिटी के हिसार को बढ़ा दिया गया है। शहर श्रीनगर के अंदर सीसीटीवी कैमरास के जरिए से नजर रखी जा रही है और मुस्तबा अफराद पर नकेल कसने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने को पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। याद रखिएगा, अमन कानून बराह रास्त वजारत दाखिला देख रही है और वजारत दाखिला के नुमाइंदा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, वो सूरत हाल से पल पल वाकिफ है। और इतलात और खबर यह है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस, आईजीपी दोनों जोनों के साथ तबादला ख्याल किया गया है और सिक्योरिटी हिसार में कोई चूक ना हो, इस जिम्मन में तमाम इकदाम उठाने की बात कही गई है। हाई अलर्ट पर इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। बढ़ते हैं जी आगे। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो एक और अहम और बड़ी खबर, डेवलपमेंट, विकास, तरक्की हो रही है। लेकिन इस तरक्की के बीच राहें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, लेकिन रोजगार भी छिन रहा है। और यही रोजगार का मामला पिछले 48 घंटों से संसद यानी लोकसभा से लेकर राज्यसभा और राज्यसभा से लेकर जम्मू कश्मीर की असेंबली तक गूंजा है। और आज से बाज़ाब्ता तौर पर दुकानदार भूख हड़ताल पर जाएंगे। डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जम्मू की नई बस्ती के दुकानदार आज थोड़ी देर के बाद भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। बड़ी खबर कि जम्मू की नई बस्ती के दुकानदार आज से भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। 30 से ज्यादा दुकानदार जो नई बस्ती के हैं उनको नोटिसें जारी कर दी गई हैं हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप अपनी दुकानें खाली कर दीजिए। बड़ी खबर आ रही है कि आप अपनी दुकानें खाली कर दीजिए क्योंकि यहां से रास्ते को बनना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहले ही मामला गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी मामले को देखते हुए उम्मीद दिलाई थी कि सूरत हाल को नजरसानी करके मामला तय किया जाएगा। लेकिन दुकानदारों का मानना है कि इंतजामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्मनामे को भी नजरअंदाज कर रही है। डिमांड इस वक्त रिहैबिलिटेशन की हो रही है, बाज़ाबादकारी की हो रही है। 30 से ज्यादा दुकानदारों ने कल अपने शटल डाउन रखे थे, लेकिन आज खबर यह है कि आज से एक हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल यहां पर शुरू होगी। हाईवे का एक्सपेंशन सतवारी विक्रम चौक स्ट्रेच पर बन रहा है जो पठानकोट के रास्ते से आगे चले जाएगा। और अगर मांगे नहीं मानी गई, अभी तक तो सूरत हाल यही है कि मांगे मानना दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा है। आज से ये 30 दुकानदार हड़ताल पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। याद रखिएगा, कल भारतीय जनता पार्टी के श्यामलाल शर्मा, सुरजीत सिंह सिलातिया, विक्रम रंधावा, डॉक्टर नरिंदर सिंह ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ यह मामला उठाया था और दुकानदारों की बाज़ाबादकारी के मामले पर यकीन दहानी भी कराई थी। बीजेपी ने अगरचे असेंबली के अंदर ये 40 के करीब दुकानदारों का मामला उठाया है और फ्लाईओवर जो कुंजवनी सतवारी के ऊपर बन रहा है उस पर भी मामला दिया था। उसके साथ साथ कांग्रेस भी मैदान में कूदी और रमन बदला ने भी एजिटेटेड दुकानदारों का पूरा साथ देने का ऐलान कर दिया है और कहा कि जिस तरीके से शब खून मारा जा रहा है रोजगार पर, यह काबिले अफसोस है। ऐवान के अंदर और बाहर की सियासत यह है कि थोड़ी देर में भूख हड़ताल शुरू होगी। सीधे अपनी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे जो इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। शिल्पा, कल हमने देखा कि असेंबली के अंदर भी मामला आया, कल शटल डाउन रहा, लेकिन आज खबर यह है, आप वेन्यू पर मौजूद है, कि थोड़ी देर में यहां पर हंगर स्ट्राइक शुरू होना है। कितने दिनों तक रहेगा और क्या प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो हाईवेज का है, नेशनल हाईवे का, उनकी तरफ से कोई बात रखी गई अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का इस समय निर्माण कार्य चल रहा है और उसी बीच जम्मू का नई बस्ती इलाका जहां पर इस निर्माण कार्य के बीच में कई सारी दुकानें आ रही हैं। ये वो दुकानें हैं, 10 से भी ज्यादा ये दुकानें हैं जो कि इस समय शटर डाउन है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि भूख हड़ताल यानी कि कुछ ही समय के बाद जो है वो यहाँ पर प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचेंगे और भूख हड़ताल यहाँ पर करेंगे। देखिए पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि दुकान के बदले जो है वो दुकान दी जाए। और यहाँ पर देखिए हमें इंसाफ दो, गरीबों को बचाओ, क्योंकि 10 से भी ज्यादा दुकानें यहाँ पर बताई जा रही हैं जो कि निर्माण कार्य के बीच में आ रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि कई सालों से
वो काम कर रही हैं, कई पीढ़ियों से वो काम कर रही हैं और अपना कारोबार यहाँ पर जो है वो कर रही हैं। और इसी बीच जब उन्हें कई बार आश्वासन दिया, ऐसा नहीं है कि उन्हें आश्वासन नहीं दिया गया, कई बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वो आश्वासन उन्हें दिया गया, लीडर यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अब साफ तौर पर जिस प्रकार से आपने भी कहा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक जो है वो उनसे मिल चुके हैं, विक्रम रंधावा भी उनसे मिल चुके हैं और आश्वासन दिया गया है। सीएम ने साफ तौर पर कहा है उमर अब्दुल्ला ने कि ऐसी यानी कि कोई भी फाइल तक पहुंची है तो इसे जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन दुकानदारों का, प्रदर्शनकारियों का ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक दुकान के बदले जो है वो हमें दुकान नहीं मिलती है तब तक जो है वो हम यहाँ से नहीं उठेंगे और कुछ ही समय के बाद प्रदर्शनकारी यहाँ पर अच्छा पहुंचेंगे। शिल्पा, और ये यहाँ पर जो बताइएगा, है वो जब हड़ताल- ये हाईवे वाला काम शुरू हो गया था तो डिमार्केशन उसी वक्त हो गई थी कि रास्ता कहां कहां से जाना है। तब से लेकर लगातार ये लोग कभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, कभी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, कभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों से मिले, और आज वो मौका है कि अब बाजाब्ता तौर पर दुकानें खाली करने का नोटिस भी चस्पा कर दिया। कल तो शटल डाउन था, तो क्या हम ये माने कि इंतजामिया के पास कोई दूसरा प्लान नहीं है इनको इवैक्यूएट करने के बगैर? रास्ता यहीं पर बनेगा, लेकिन इनको कहां पर दुकानें दी जाए वो जगह अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है। देखिए, दुकानदार जब निर्माण कार्य यानी कि शुरू हुआ था, जब मैप बनाया गया था कि कहाँ से जो है वो कार्य किया जाएगा, कौन कौन के रास्ते जो है वो लिए जाएंगे, तो यहाँ पर ये दुकानें जो है वो बीच में आई थी। मैं एक चीज दिखाना आपको चाहूंगी, देखिए यहाँ पर मशीनें ला दी गई हैं, अब देखेंगे बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर ला दी गई है और जैसे ही इन दुकानों को जब खाली कर दिया जाएगा तो यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। देखिए अब बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो ला दी गई हैं। देखिए जिस प्रकार से जब अथॉरिटी यानी कि उनके द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया था कि उन्हें जो है मुआवजा दिया जाएगा, यानी कि अगर एक दुकान का एरिया जो है वो करीबन इतना आता है तो उन्हें उस हिसाब से जो है वो मुआवजा दिया जाएगा। रही बात जगह की, तो साफ तौर पर दुकानदारों ने कहा था कि यहाँ पे पास में एक जगह है, उन्हें वहां पर जो है वो रिहेबिलिटेट किया जाए, उन्हें वहां पर जो है वो जमीन दी जाए ताकि वो अपनी दुकान वहां पर जो है यानी कि कारोबार जो है वो कर सके। देखिए अथॉरिटी के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया था कि उन्हें मुआवजा मिलेगा और इस पर प्रदर्शनकारी दुकानदारी जो है वो अड़े हुए हैं कि हमें दुकान एलजी की जानिब से इन्हें क्या यकीन दहानी कराई गई थी जिसका आप ये कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है? एलजी साहब ने इनको क्या यकीन दिलाया था? देखिए एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया था, आश्वासन दिया गया था इन्हें कि जब तक इन्हें दुकान के बदले यानी कि जो ये मांग कर रही है वो मांग नहीं यानी कि पूरी की जाती है तो तब तक जो है वो उनसे छेड़खानी नहीं की जाएगी। लेकिन आश्वासन देने के बावजूद भी जो है वो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से मशीन यहाँ पर जो है वो लाई जाती है और यहाँ पर पुलिस यहाँ पर अचानक पहुंचती है, इससे पहले पुलिस यहाँ पर पहुंची है और इन्हें नोटिस जो है वो दिया जाता है कि दुकान यहाँ पर जो है वो खाली कर दी जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा आश्वासन देने के बावजूद भी जो है वो फिर से इन्हें नोटिस दिया गया कि 10 से ज्यादा दुकानें हैं जिन्हें तुरंत जो है वो खाली करना है। समय दिया गया, 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि तुरंत खाली करना है और उसके बाद से ही प्रदर्शनकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ ही समय के बाद प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचेंगे और भूख हड़ताल जो है वो शुरू करेंगे। तो फिलहाल प्रदर्शनकारी दुकानदारों का ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक दुकान के बदले हमें दुकान नहीं मिलती है, क्योंकि कई सालों से वो अपना कारोबार कर रही है, तब तक वो यहाँ से नहीं यानी कि हिलेंगे, यहाँ से नहीं उठेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का भी ये कहना है कि अगर अच्छा शिल्पा, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम दुकानों की बात करते हैं तो क्या इनकी तरफ से कोई साइट बताई गई है कि हमें यहां पर दुकानें दें, या अभी गवर्नमेंट सोच ही रही है कि इनको कहां पर शिफ्ट किया जाए? एक तो ये बड़ा इशू है, और फिर आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर मेरे पास फाइल आती है तो हम इसको तेजी के साथ देखेंगे, इसका एड्रेस करेंगे। दैट मीन्स अभी चीफ मिनिस्टर के दफ्तर तक ये फाइल गई नहीं और ये जो ऑलरेडी अप्रूव्ड फाइल है उसी पर काम चल रहा है और कोई नया अमेंडमेंट इसमें नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें यानी कि फाइल आई हुई है तो सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो उन्हें दी जाएगी, यानी कि फाइल उनके पास पहुंची है, शायद उन्होंने देखा नहीं है, नजर जो है पर नहीं पड़ी है, क्योंकि लगातार ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो साफ तौर पर चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि फाइल उनके पास अगर पहुंची है तो प्राथमिकता जो है वो उन्हें जो है दी जाएगी। जिस प्रकार से मैंने कहा कि यहाँ पर जो है वो यानी कि जो सतवारी इलाका है, यहाँ पर एक ग्राउंड जो है वो देखा हुआ है, ग्राउंड में कहा गया है दुकानदारों के द्वारा कि वहां पर उन्हें जो है वो दुकान दी जाए। अब अथॉरिटी के द्वारा वहां पर जो है वो दुकानें क्यों नहीं, यानी कि वो जमीन उन्हें क्यों नहीं अलॉट की जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या कुछ है, वजूहात क्या कुछ है, वो फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन दुकानदारों के द्वारा यहाँ पर सतवारी के करीब जो है वो एक ग्राउंड यहाँ पर देखा गया था कुछ समय पहले, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि उन्हें वहां पर जो है वो दुकान दी जाए। तो फिलहाल तमाम चीजों को लेकर दुकानदारों का ये कहना है कि हमें दुकान के बदले दुकान मिलती है,
तो ही हम जो है वो दुकान खाली करेंगे, अदरवाइज किसी प्रकार से जो है वो हम हड़ताल जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शिल्पा ग्राउंड जीरो से बता रही थी कि स्टेज सेट हो गया जी, आज एहतजाज शुरू होगा और इनका माना कि जनाब रिलोकेट हमें करें जी, आप दुकानें लें, सड़क बनाएं, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी दुकानों के बदले दुकान कहीं दें ताकि हम अपना रोजगार कर सके। और कहीं ना कहीं बात सही भी है, बीजेपी के बाद कांग्रेस भी मैदान में आई है और वज़ीर आला ने कहा है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब ये मामला हल होगा। एक तरफ से डेडलाइन नज़दीक है इस काम को मुकम्मल करने की और दूसरी तरफ से हंगामे के आसार आज ऐवान के अंदर भी और यहाँ इस चौक में भी देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और विधायक की करते हैं, उस एमपी की करते हैं जो जेल के अंदर है और उसकी रिहाई के फैसले पर आज मोहर लग सकती है या नहीं, एक बड़ा सवाल है। इंजीनियर अब्दुल रशीद नॉर्थ कश्मीर के मेंबर असेंबली है और कौमी तहकीकाती एजेंसी के एफआईआर में गिरफ्तार हुए और इन दिनों तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। मामला आज उनका रेगुलर बेल का है और इतलात और ख़बर यह है कि इंजीनियर अब्दुल रशीद की रेगुलर बेल एप्लीकेशन पर आज अदालत अपना फैसला सुना सकती है। दिल्ली के अंदर कौमी तहकीकाती एजेंसी की अदालत में पहले एक केस चला था जिसमें एक ज़मानत पर फैसला महफूज किया गया। अभी उस पर कोई फैसला नहीं आया कि जनाब इनको जी ज़मानत दी जाए ताकि ये जाए काम करे अपना पार्लियामेंट के अंदर। कस्टडी पैरोल वाली भी बात आ रही थी, उस पर भी फैसला होना है और ये रेगुलर बेल एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग थी, जिसको लेकर इत्तला ये है कि इंजीनियर रशीद वाले मामले पर अदालत के अंदर आज इस केस की समाअत होगी और इम्कान ये है कि आज शायद इस पूरे मामले पर कोई फैसला भी आ सकता है रेगुलर बेल के मामले पर। जो वो दूसरी वाली बेल थी वो तो 4 अप्रैल तक चली गई है, उसमें अभी आगे फैसला होना है। याद रखिएगा, इंजीनियर अब्दुल रशीद मेंबर पार्लियामेंट नॉर्थ कश्मीर के हैं, जेल से चुनाव लड़ा, जीते वो चुनाव, लेकिन 1-2 बार पार्लियामेंट भी गए, पैरोल पर बाहर भी आए जब असेंबली का चुनाव चल रहा था, लेकिन उसके फौरन बाद दोबारा बंद हो गए और कौमी तहकीकाती एजेंसी बिल्कुल भी उसके हक में ये नहीं है कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। बेल पर वो मुसलसल अपने एतराज़ात दे रहे हैं जिसकी वजह से मामला अटका पड़ा हुआ, न तो पार्लियामेंट जा पा रहे हैं और ना ही पूरी तरह से उनकी रिहाई का कोई अभी हो सकता है। क्रॉस बॉर्डर फंडिंग मामला यानी जो पैसों वाला लेन देन का मामला था जिसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, इलायदगी पसंद कीमे के लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसी एफआईआर में इंजीनियर अब्दुल रशीद भी है जिनके मामले पर आज अदालत के अंदर एक बार फिर दिल्ली के अंदर समाअत होगी और देखना होगा कि क्या रेगुलर बेल एप्लीकेशन पर फैसला आता है या ये भी आज महफूज रहेगा। चलिए जनाब, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मामला इंजीनियर रशीद का तो हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन एक और मामला है जो आज सुबह सुबह सामने आया और मामला एक एमएलए का है, उनके खिलाफ भी वारंटी गिरफ्तारी जारी हुआ है। यह कौन सा एमएलए है, क्यों उनके खिलाफ वारंटी गिरफ्तारी जारी हुई है, इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि नगरोटा के हल्के इंतखाब में इंतखाब होना है, यानी नगरोटा असेंबली के अंदर इंतखाब होना है। बीजेपी कमर कस चुकी है, क्या कुछ खबर है डिटेल में आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि कल सकीना यतू मसूद ने यह तो साफ कर दिया कि सेहत शोबा कितना कमजोर है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डॉक्टरों तिब्बी अमले की कमी है। शहरी श्रीनगर के जेवीसी के हालात क्या है बताएंगे ग्राउंड जीरो पर चलकर आपको, छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जेके 9:13 का वक्त हुआ चाहता है और बात जरा अदालतों की ही करते हैं। एक अदालत में इंजीनियर रशीद को जमानत मिलेगी या नहीं, दिल्ली पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन थोड़ी देर पहले बड़ी खबर आई है और खबर ये आई है कि मेंबर असेंबली के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं। बात बड़ी और खबर ये कि जम्मू कश्मीर अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। MLA डोडा, मेंबर असेंबली डोडा महराज मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां पर गैर जमानती वारंट मेंबर असेंबली महराज मलिक के खिलाफ जारी कर दिया गया है। मोबाइल मैजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 16 जानीपुर जम्मू की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये केस की समाअत हुई और इस केस में दरख्वास्त दहंदगान जो है वो है गुलाम मोहम्मद सरूरी, साबिक वजीर है और केस उन्होंने लड़ा है महराज अहमद मलिक के नाम। महराजुद्दीन मलिक जो MLA इस वक्त है, सिटिंग MLA है और इन पर 499 IPC के तहत एक FIR है पुलिस स्टेशन गंडो के अंदर और अब बाज़ाब्ता तौर पर नॉन बेलेबल वारंट अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर दिया गया है स्पेशल एक्साइज मोबाइल मैजिस्ट्रेट जम्मू की तरफ से और ये साफ कर दिया गया है कि महराजुद्दीन मलिक वलद शमसुद्दीन मलिक साकिने ठंडलिया तहसील चिला प्रगाल डिस्ट्रिक्ट डोडा को अगली समाअत पर पेश किया जाए और ये अगली समाअत जो है केस की वो 14/5/2025 को मुकर्रर कर दी गई है, यानी 14 मई को अगली तारीख होगी। 14 मई को केस की समाअत है और उससे पहले पुलिस को कहा गया कि जनाब ये वारंट जो है इसे एग्जीक्यूट किया जाए और गुलाम मोहम्मद सरूरी वर्सेस महराजुद्दीन मलिक इस वक्त के सिटिंग MLA हैं। 499 IPC के तहत ये केस जो है आगे बढ़ा है और पुलिस स्टेशन गंदो SHO गंदो को कहा गया है कि इस वारंट की तामील की जाए। थोड़ी देर पहले हमने महराज मलिक से जब ये बात की थी कि उनसे जानने की कोशिश की थी कि आखिर ये मुआजरा क्या है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि अभी तक उन्हें इस पूरे मामले में कोई भी इत्तला नहीं है कि आखिर केस क्या है। ताहम बावसूख ज़रा से ये मालूम पड़ा है कि केस थोड़ा पुराना है और मामला अब थोड़ा सा और पेचीदा हो रहा है। ये 499 वाला जो मामला है 499 IPC, तो इसको जब हम देखते हैं तो मामला ये कहता है जी इंडियन पैनल कोड का कि डिफेमेशन का है और ये कहीं ना कहीं दोनों ये जो सरूरी साहब हैं उन्होंने डिफेमेशन का केस किया है और पर्सन इंटेंट टू हार्म इस तरीके का यानी डिफेमेशन केस ही है और इसी केस में अब बाज़ाब्ता तौर पर अब ये केस की समाअत आगे बढ़ेगी। वारंट जारी कर दिया गया, शायद पुरानी नोटिस पर नहीं गए होंगे, पुराने मामले पर नहीं चले गए होंगे या कोर्ट नोटिस का जवाब नहीं दिया होगा। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कहा गया कि कार्रवाई की जाए और अगली समाअत की अगली डेट का भी ऐलान इस पूरे मामले में कर दिया गया है। ये तो थी बात जनाब अदालत की महराज मलिक की। आज ऐवान में महराज मलिक जरूर बोलेंगे, जो वो बताएंगे आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन जरा बात सियासत की भी करते हैं और बात नगरोटा की करते हैं। बड़गाम और नगरोटा में ज़िमनी इंतखाब होना है। बड़गाम के अंदर सियासत हो ना हो, लेकिन नगरोटा के अंदर सियासत गर्म है। सियासत क्या है बताएंगे जहूर आप। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में फिर से असेंबली इंतखाबात का बिल्कुल बीजने वाला है और ये इंतखाबात बाई इलेक्शंस के हवाले से होंगी, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। और आपको बता दें कि इस हवाले भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। नगरोटा असेंबली हल्के के हवाले से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू की है और अब खबर यह है कि कुछ ही दिनों बाद बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवार के ऐलान का भी मुतवक्का है। इस हवाले से मुशावरत होंगी, तमाम पार्टी लीडरान आपस में मशवरा करेंगे और उसके बाद जल्द ही पार्टी कैंडिडेट का नाम भी अनाउंस किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो गिरफ्त है यहाँ पर उनकी वो मजबूत रहे और एक तरफ से ये पार्टी के लिए एक इम्तिहान भी होगा, क्योंकि हाल ही में असेंबली इंतखाबात हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, लेकिन उसके बाद अब लोग क्या सोच रहे हैं इसका भी इम्तिहान होगा और इस हवाले से कमर कस ली है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने। और आपको बता दें कि नगरोटा असेंबली हल्के के हवाले से कि अप्रैल में यहाँ पर बाई इलेक्शन मुतवक्का है, क्योंकि ये सीट यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा यहाँ से जीते थे, ताहम उनके इंतकाल के बाद अब ये सीट खाली रह गई है, वैकेंट रह गई है और अब इस हवाले से मुशावरत की जा रही है। लेकिन ज़रा के मानना है कि देवयानी राणा जो कि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है उसको टिकट यहाँ से मिल सकता है, लेकिन इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर पहले मुशावरत होगी, उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि देवयानी रानी का बताया जा रहा है कि एक मजबूत गिरफ्त है उनकी खानदान की और उसकी वजह से उसको एक एज है वहां पे, तो शायद देवयानी राणा को यहां से उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है। के लिए करो या वरो वाला मामला बनेगा, उनकी साख दाव पर है। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इत्तेहाद का एक साथ मंच पर आएंगे, एक साथ कैंपेन में और एक साथ एक ही उम्मीदवार को खड़ा करेगी या यहाँ पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जराया आपकी बार ये कह रहे हैं कि नगरोटा को नहीं छोड़ा जाएगा, नगरोटा से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। ताहम अभी पार्टियों ने अगरचे अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर सरगर्मियां बढ़ा दी है और ज़िमनी इंतखाबात में जीत को यकीनी बनाया जाए, इस ज़िमन में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इतलात और खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगले महीने ईद के फौरन बाद एक ज़िमनी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और उस ज़िमनी नोटिफिकेशन के तहत इंतखाबी दंगल को सजाया जाएगा। जम्मू और श्रीनगर के अंदर दो अलग-अलग निशस्तों के लिए, जहां पर उमर अब्दुल्ला गांधरबल से मुस्तफी हुए, बड़गाम से मुस्तफी हुए थे, गांधरबल को खाली कर दिया था इसलिए वो सीट खाली है, वहां पर बाई इलेक्शन है। और उसके साथ साथ देवेंद्र सिंह राणा का इंतकाल हुआ था और नगरोटा की सीट खाली हुई थी। इन दोनों निशस्तों पर ईद के बाद नोटिफिकेशन के जरिए से इंतखाब हो सकता है, लेकिन नजरें सियासी जमातों पर है। बीजेपी ने तैयारियां आज से ही शुरू कर दी है। बात सियासत की थी, लेकिन जरा बात रियासत के लोगों की भी करते हैं, सेहत की करते हैं, क्योंकि सेहत शोबा इसलिए ज्यादा सुर्खियों के अंदर है। जब हम ऐवान की कार्रवाई से पहले आपको बताते थे कि कुपवारा में शॉर्टेज है, हंदवारा में शॉर्टेज है, उधमपुर में शॉर्टेज है, डोडा भद्रवा में शॉर्टेज है, कठुआ में शॉर्टेज है, तो बहुत सारे लोग हमें ये कह रहे थे कि जनाब ये तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला बंद कीजिएगा, थोड़ा सा तामीरी पहलू भी रखिएगा। लेकिन जो बातें हम आपको बता रहे थे वो एज इट इज रिफ्लेक्ट हो रही है वजीर सकीना एतू मसूद के सवालों के जवाब में। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तो वो एक फिगर था, वो फिगर था जो मुख्तलिफ जराया से हमने कलेक्ट करके खबर की शक्ल में आप तक रखा था, लेकिन जो ऐवान में फिगर्स बताए गए वो ये है कि ये एक्चुअल डाटा है। थोड़ा 19-20 का फर्क कहीं कहीं पर है, रेस्ट हमारी खबर की तस्दीक हो रही है। लेकिन जहां एक तरफ से सेहत शोबा बुरी तरह से मुतासिर है, वहीं पर क्या कश्मीर सूबे का मरकज श्रीनगर के अंदर जेवीसी अस्पताल सेफ है, एक बड़ा सवाल है। और आज भी जेवीसी अस्पताल की उस बिल्डिंग में हजारों लोगों का इलाज मुआवजा किया जाता है, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिल्कुल भी अनसेफ करार दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर वहां अभी भी काम चल रहा है। जेवीसी अस्पताल जो इस वक्त बन रहा है, पिछले 6 साल से काम पाए तकमील तक है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है उसे अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है। अनसेफ डिक्लेयर होने के बावजूद भी इस बिल्डिंग के अंदर इलाज मुआवजे का सिलसिला चल रहा है, जिस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। 1989 में यह बिल्डिंग बनी थी, जिसके बाद सूरत हाल ये है कि अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर काम किया जा रहा है। जेवीसी अस्पताल जिस पर जम्मू कश्मीर के लोगों की एक उम्मीद है और उनकी सेहत मुनहसर है, लेकिन बदकिस्मती से जो नई इमारत तामीर की गई थी उसके लिए काम शुरू हुआ था, क्योंकि जो पुरानी इमारत है वो आलमी बैंक की तरफ से गैर महफूज करार दी गई। और अलमिया ये है कि गैर महफूज करार देने के बाद भी उसी इमारत में हर रोज़ सैकड़ों मरीजों का इंदराज होता है। और जो नई इमारत है जो तामीर होनी थी, 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसकी तामीराती काम जो है वो अधूरा पड़ा है। और जो पुरानी इमारत थी साल 1989 में बिमना श्रीनगर में उस की तामीर शुरू की गई थी, लेकिन नई इमारत के हवाले से जो काम है वो ज़ेर इल्तिवा है, जिसकी वजह से न सिर्फ मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जो तिबी अमला है उनको भी कई तरह के खतरात का सामना रहता है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, इमरान नाई को हमारे साथ है। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या वजूहात है ये जो हम देख रहे हैं कि जेवीसी की जो इमारत है पिछले 6 साल से अभी भी ज़ेर तामीर है, और अलमिया यह है कि जो पुरानी इमारत गैर महफूज करार दी गई उसमें फिर भी मरीजों का इंदराज हो रहा है? देखिए, बड़ी खूबसूरत टर्म आपने यहाँ इस्तेमाल की है, अलमिया।
और ये अलमिया जो है ये हमारी सरकार पे है, हमारे सरकारी इदारों पर है, हमारे उन अफसरान पर है जिनकी ये जिम्मेदारी है कि अपना जो काम है वो अपने जो फ़राइज़ है वो बखूबी निभाए। जिस तरह से गवर्नर साहब ने भी बड़े डिटेल्ड में आगाज़ में कहा कि 1989 की ये बिल्डिंग है, 1998 की, और ये इतनी हिस्टोरिकल पुरानी बिल्डिंग है और जिसकी एक अपनी तारीख है। और यही बिल्डिंग इस वक्त जो है अस्पताल जो है खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। और इस बिल्डिंग और ये अनसेफ भी करार दी गई थी और तकरीबन 6 साल से अभी भी ये बिल्डिंग जो है ये इसका काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया, इसका ढांचा बना हुआ है। लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है जिसे अनसेफ करार दिया गया था उसी पे अभी सारा जो है वहाँ पे काम हो रहा है। और डिस्पाइट कि ये अनसेफ करार दी गई लेकिन अभी भी जो है हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स जो है जो बीमार है उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन अगरचे इस पे काम शुरू किया गया था, अचानक ये काम सुस्त रफ्तारी से हुआ और बाद में अब काम भी रोक दिया गया है। और इसकी क्या वजूहात है सरकार इस पर बखूबी जानती है। और मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ सिक्किमिस बेमिना ही एक वाहिद अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो कि तातुल की शिकार है। जिस तरह से सालों साल गुजर गए और ये बिल्डिंग अभी भी इंतजामिया के नजर करम की मोहताज है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास है जहाँ कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स है, कहीं ब्रिजेस है, कहीं और दीगर जो प्रोजेक्ट्स है जो हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक पाई तकमील तक नहीं पहुंचे। और इस आपको याद होगा कि जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है श्रीनगर में जो बाद में सोनवार से लेके अब बेमना शिफ्ट किया गया था और उसकी जो बिल्डिंग है जिस पे हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किया गया था लेकिन वो बिल्डिंग भी इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। और जो हमारा सीडी हॉस्पिटल है श्रीनगर का, और आप अगर वहाँ देखेंगे तो वहाँ भी यही अलमिया है कि एक टूटी फूटी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा वाहिद हॉस्पिटल जो चेस्ट डिजीज है वादी कश्मीर का, वहाँ पे निज़ाम सेहत जो है का इलाज मुआवजा हो रहा है। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में ये जो ओपीडी चल रहा है जेवीसी में, ये पुरानी बिल्डिंग में है जिस पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि ये अनसेफ है। नई बिल्डिंग कब तक एक्सपेक्टेड है कंप्लीट हो जाएगी, कहां तक वो काम हुआ, नंबर 1। नंबर 2, क्या कोई मुतबादिल है जहां पर इस ओपीडी को शुरू किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने इस पे स्टेटमेंट दिया था कि एज सून एज पॉसिबल ये बिल्डिंग जो है ये मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन वो डेडलाइन भी खत्म हुई। और अब इस बार दोबारा से गवर्नमेंट ने कहा है कि इस साल ये जो बिल्डिंग है 2025 जुलाई, अगस्त या अक्टूबर तक ये जो है ये मुकम्मल होगी। लेकिन जिस तरह से काम सुस्त रफ्तारी के साथ हो रहा है तो ऐसा बज़ाहिर नहीं लग रहा है कि शायद इस साल भी ये बिल्डिंग जो है ये मुकम्मल हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सरकार पर। दूसरा ये कि जो पुरानी बिल्डिंग है, जिस तरह से मैंने कहा, वहीं पे सारा जो निज़ाम अभी है इलाज किया जा रहा है, ओपीडी वहाँ पे है, हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, डॉक्टर्स भी वहाँ पे है, गवर्नमेंट भी देख रही है, सरकार की भी नज़रें हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी एज सच कोई डेडलाइन इसकी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अवामी हुकूमत है इस वक्त, और असम्बली में भी इस हवाले से सवालात खड़े किए गए हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से, और श्रीनगर के लिए पर्टिकुलरली यहाँ के जो लॉ मेकर्स है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है या हेल्थ सेक्रेटरी है वो बातों से बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि संजीदा है सरकार के इस हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल उसकी एक जिंदा मिसाल यही हमारा जेवीसी की ये बिल्डिंग है और हंस से बिल्डिंग है। उम्मीद यही है लोगों की कि इस साल ये जो बिल्डिंग है जितना हो सके जल्दी इस पर काम मुकम्मल हो जाए और ये फंक्शनल हो। लेकिन फ़िलहाल अभी तक वाज़िह तौर पर नजर नहीं आ रहा है कि ये बिल्डिंग अभी किस तरह से। बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जेवीसी अस्पताल की सूरत हाल, 6 साल से काम जारी है। अनसेफ बिल्डिंग जो एडीबी ने डिक्लेयर की थी, वहां पर ओपीडी की सर्विसेज चल रही है। अगर खुदा न खास्ता कभी कोई हादसा हुआ, जिम्मेदार कौन होगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच उम्मीद ये कि काम तेजी के साथ हो और ये नई बिल्डिंग काबिल काम हो और पुरानी बिल्डिंग को खैराबाद कहा जाए। फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकिएगा। ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि शरही बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई हो या नहीं हो, लेकिन जो ख्वाब बेरोजगार देख रहे थे शायद वो अभी शर्मंदे ताबीर नहीं होगा। मामला क्या है बताएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे आपको। फिर मामला एक और भी बड़ा अहम है, क्योंकि
डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबरर्स और दीगर मुलाजमीन को तनख्वाहें मिले ना मिले, लेकिन चार्टर फ्लाइट्स बहुत चली हैं जम्मू कश्मीर में और एक नहीं हजारों करोड़ रुपया सर्व किया गया। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद सलाम जेके में आपका खैर मकदम है और एक पड़ाव पर हम दाखिल हो गए। यहाँ से खबरों को देंगे रफ्तार और फटाफट से दो चार अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद आपके कॉल्स भी आएंगे, उसका भी हम जवाब देंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी को लेकर। जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी में अगरचे इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत ने यह साफ किया है कि बेरोज़गार नौजवानों को वजीफ़ा देने के लिए सरकार के पास ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। करीबन 3,17,000 बेरोजगार नौजवानों ने अभी तक महकमे में रजिस्टर किया है और इसमें जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो कश्मीर सूबे से है, जहां से 2,13,007 बेरोजगार नौजवानों ने अपने आप को रजिस्टर किया है। लेकिन हुकूमत ने यह साफ किया है कि बेरोजगारों के लिए कोई वजीफ़ा देने का मंसूबा नहीं है। आपको बता दें कि दरअसल ये मामला असेंबली में उठा और असेंबली में मुतल्ला किया गया कि यूटी में बेरोजगार नौजवानों को वजीफ़ा देने का हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है। एमएलए सांबा देवेंद्र कुमार मनियाल के उन्होंने ये सवाल किया था, जिसके जवाब में वजीर बराए मेहनत और रोज़गार सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि बेरोजगार नौजवानों को वजीफ़ा देने का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि 3,70,811 बेरोजगार नौजवान हुकूमत के साथ रजिस्टर है। इनमें 2,13,007 नौजवान वादी कश्मीर से हैं, जबकि 1,57,804 जम्मू से है। बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौका पैदा करने के लिए इक़दामात पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि तमाम महकमे अपनी खाली असामियाँ ज़रूरी ज़ाब्तों की तकमील के बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार महकमा बाकायदगी से कैरियर काउंसलिंग का इनकाद कर रहा है, जिससे बेरोजगार नौजवान मुख्तलिफ शोबों में अपने कैरियर के मौके तलाश कर सकते हैं। एक किस्म का ये इशारा है कि हुकूमत सबको रोजगार नहीं दे सकती, सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है, इसलिए नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होने की ज़रूरत है। हुकूमत इस हवाले से स्कीमें भी मुतारिफ कराई हैं और उसका फ़ायदा नौजवानों को उठाना चाहिए ताकि वो न सिर्फ अपने के लिए रोज़गार कमा सके बल्कि
दूसरों को भी रोजगार फराहम कर सके, और उस मामले में हुकूमत उनकी भरपूर मदद करेगी, लेकिन वजीफा देने का कोई मंसूबा नहीं है। चलिए जनाब, बेरोजगारों को वजीफा नहीं मिलेगा, इंतज़ार करना होगा। जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, फिर कैंप्स लगाए जा रहे हैं जहां पर इन बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, लेकिन एदाद शुमार ऐवान के अंदर दे दिए गए हैं। कश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, रजौरी, रियासी, उधमपुर के अंदर तमाम तर डिटेल जो दे दी गई है। लेकिन फ़िलहाल अनंतनाग ऐसा ज़िला है जहां पर सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। अनंतनाग टॉप कर रहा है जी रजिस्टर्ड बेरोज़गार नौजवानों के हवाले से, जो बेरोज़गारी की शरह है ऑफिशियली जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और जब आप एदाद शुमार को देखते हैं तो बड़ी डिटेल एदाद शुमार जो है वो आ चुकी हैं हमारे पास भी। कठुआ हज़ारों की तादाद में नौजवान है, और शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर डबल डिजिट में हो, ट्रिपल 4 डिजिट्स में हर जगह पर उम्मीदवार है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा ख़जाने की करते हैं। आपको याद होगा रियासत के वज़ीर आला ने जब गुलिस्तान न्यूज़ के साथ कॉन्क्लेव किया था तो कहा था ख़जाना खाली है। उसके बाद ऐवान में भी उन्होंने कहा था कि पमा पमा कुजब, कि मैं कहाँ पर जी अपने तन की दवाइयाँ लगाऊं, हर तन मेरी जो है वो दागदार है। कहना यह था कि जनाब हर सिस्टम ख़राब है तो मैं क्या करूं। लेकिन इन्हीं सिस्टम की खराबी की एक और अक्कासी कल हुई जब ये सरकार ने कहा कि चार्टर फ्लाइट्स पर तकरीबन 14 करोड़ रुपया सर्फ किया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से 14 करोड़ रुपया चार्टर फ्लाइट्स पर 4 साल के दौरान खर्च किया गया। 1.23 करोड़ रुपया 1.23 करोड़ रुपया एक्सपेंचर आया जी वीआईपीओं के विजिट्स पर, जो साल 2024 और 25 के दौरान किया गया। ताहम कोई भी चार्टर फ्लाइट 2021 से पहले बुक नहीं थी। 2021 से पहले देयर वाज नो चार्टर फ्लाइट बिफोर 2021, यानी 2021 से पहले कोई भी चार्टर फ्लाइट नहीं थी। उसके बाद 23-24-25 में 1.23 करोड़ रुपया, और 4 साल का जब फिगर आप खंगालेंगे तो 14 करोड़ रुपया खजाने आमरा से दिया गया है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब ग्रांट चल रही थी, जीएडी की, प्रोटोकॉल की, तमाम डिपार्टमेंट्स की, जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मातहत महकमे है, ग्रांट्स चल रही है, ग्रांट्स पर बहस हो रही है। और कट मोशन के ज़रिए एक सवाल के जवाब में जो शबीर अहमद कुल्ले साहब ने पूछा था, इसमें हुकूमत ने कहा कि 14 करोड़ 85 लाख 94,471 रुपया जी हमने खर्च किया 4 सालों के दौरान चार्टर फ्लाइट्स पर। और ये तमाम तब किए गए जो तमाम कॉडल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हैं, यानी किसी जगह भी फॉर्मेलिटी को नज़रअंदाज नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से डिस्क्लोज़ किया गया कि इसी तरीके का वीआईपीओं का खर्चा जो 24-25 में हुआ 1,23,112 लाख रुपए के आसपास है। इसी तरीके का एक्सपेंचर जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का वो भी सामने रखा, और ये साफ कर दिया कि जब भी इस तरीके की वीआईपी मूवमेंट होती है तो अखराजात एक्सपेंचर्स सरकार के पास होने चाहिए। तो 4 साल के अंदर 14 करोड़ रुपया। अब क्या उसको रोका जा सकता था, एक बड़ा सवाल है। और ये वीआईपी कल्चर में क्या कमी लाने की ज़रूरत है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर ये जो लोग आए थे क्या वाकई तौर पर सारे सरकार के मेहमान थे, और क्या ये उतने बड़े मेहमान थे कि इतना बड़ा खर्चा होना चाहिए था। बहुत सारे सवाल थे जो ऐवान में कल रखे गए, लेकिन कुछ सवालों का जवाब आया, कुछ का नहीं आया। ये तो था खजाने का हाल। लेकिन बात ज़रा उन नौजवानों की करते हैं जिनके घर में किसी की मौत हुई और हुकूमत मुआवजे के तौर पर उन्हें नौकरियां देती थी, जिन्हें आप SRO 43 कहते हैं। SRO 43 के हवाले से भी खबर सामने आ रही है, और SRO 43 के हवाले से जो इतलात और ख़बर हमारे पास है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास SRO 43 के तहत 928 केस ज़ेर समात है, ज़ेर नज़र है। 928 केस पेंडिंग है जिनका हतमी फैसला देना है SRO 43 का, और सबसे ज़्यादा केसेस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। और ये स्कीम अगर आप याद रखेंगे, SRO 43 जो है इसे कहते थे रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम, जिसे 2022 में भी बनाया गया, और उससे पहले
इसे 1994 में लाया गया था। 94 में जब गवर्नर साहब थे तो उन्होंने लाया था। 96 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने इसमें मजीद कुछ बेहतरी की थी और उसके बाद कंपनसेट अपॉइंटमेंट बहुत सारे लोगों को मिली थी। उसके बाद इसका नाम भी तब्दील किया गया, कहा गया कि कंपनसेट अपॉइंटमेंट रूल्स में तरमीम की जाएगी। फिर रखा गया रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 2022 में सामने रखा। लेकिन कुल मिलाकर अभी इस नई स्कीम के तहत भी 928 केस पेंडिंग है। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर असेंबली बलवंत सिंह मनकोटिया साहब ने यह सवाल पूछा था, जिसमें इन सवालों का जवाब दिया गया और यह साफ कर दिया गया कि एज रिलैक्सेशन और दीगर चीज़ें अगरचे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के दायरे में है, ताहम अभी 624 केस पेंडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पर। 304 रेफर किए गए जीएडी को फॉर ग्रांट ऑफ रिलैक्सेशन, जहां पर कोई ना कोई नरमी चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट सरकार की तरफ से डिस्क्लोज कर दिया गया। यह भी साफ कर दिया गया कि 345 के करीब जो केसेस हैं वो पेंडिंग है जी स्कूल एजुकेशन में, 172 के करीब जल शक्ति डिपार्टमेंट में, दाखिला महकमे में होम डिपार्टमेंट में 120, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में 86 केस, जम्मू कश्मीर कंपनसेट अपॉइंटमेंट रूल 1994 या जिसे SRO 43 कहते हैं, रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम सन 2022 इसका नाम रखा गया है बाद में, और इसके तहत ये तमाम केसेस जो है वो अभी भी इल्तिवा में है। अब याद रखिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा, कांग्रेस का एजेंडा, दोनों में ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर यही बात बीजेपी के एजेंडे में भी दूसरे अंदाज में रिफ्लेक्ट कर रही थी कि जितने भी केसेस पेंडिंग होंगे, दूसरी चीज़ें होंगी जी, तमाम केसों को हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि कुल मिलाकर सरकार मान रही है कि उनके पास जो केसेस हैं वो कितने हैं, डिटेल्स उन्होंने बता दी हैं। 928 केस पेंडिंग है। लेटेस्ट होप सो इस साल के आखिर तक ये 928 केस निपटे जाएंगे। 9:40 का वक्त हुआ चाहता है। अब आप करेंगे कॉल्स के आपका सिलसिला शुरू कर देते हैं, और जब तक आपकी पहली कॉल हमारे न्यूज़ रूम कंट्रोल रूम तक आती है तब तक आपको यह भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर हुकूमत और उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत ने कल एक और ऐलान कर दिया है, और जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई मीडिया पॉलिसी को मुतारफ कराया जाएगा। उमर अब्दुल्ला का ऐवान के अंदर बड़ा बयान, और बयान आने के बाद मुख्तलिफ अंजुमनों इदारों की तरफ से जहां खुशामदीद करार किया गया है, वहीं पर प्रेस क्लब कश्मीर ने भी इसका खुशामदीद किया है। नई मीडिया पॉलिसी को बनाया जा रहा है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी जगह दी जाएगी, और डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजुअल जो दिल्ली का DAVP स्टैंडर्ड्स है उसको ध्यान में रखते हुए ही इस खदुखाल को बनाया जा रहा है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया कि बहुत सारे मीडिया के हाउसेस ऐसे हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन से जो मुरादें मिलनी चाहिए थी, जो एडवर्टीजमेंट मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल रही है, और एक इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। उसको दूर करने के लिए एक कंप्रहेंसिव मीडिया पॉलिसी तरतीब दी जा रही है जिसमें अब डिजिटल मीडिया को भी जगह दी जाएगी, और उस डिजिटल मीडिया का भी एक नुमाया पहलू इस पॉलिसी के अंदर होगा। और याद रखिएगा, कल हुकूमत ने इस बात को माना कि जम्मू कश्मीर के 2 प्रेस क्लब्स हैं। जम्मू प्रेस क्लब चल रहा था, कश्मीर प्रेस क्लब के अंदर सरकार ने जगह दी थी, डिस्प्यूट पैदा हुआ, सरकार ने जगह वापस ली, आर्जी तौर पर वहां पर पुलिस का एक दफ्तर लगाया गया है। लेकिन एक और प्रेस क्लब की रजिस्ट्रेशन भी वहां पर हुई है जिसका इजहार कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में किया है। तो कुल मिलाकर नई पॉलिसी मीडिया की बन रही है जिसमें डिजिटल मीडिया को भी जगह दी गई है, वेबसाइट्स को जगह दी जाएगी, पोर्टल्स को जगह दी जाएगी, और टेलीविजन के साथ साथ प्रिंट मीडिया को भी एक नुमाया मकाम दिया जाएगा। एश्योर कर दिया गया है उमर अब्दुल्ला वजीर आला की तरफ से कल ऐवान के अंदर, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर ये पॉलिसी हम सब के सामने होगी। चलिए जनाब, अब जरा चलते हैं जी फोन कॉल्स की ओर। एक एक करके अब आप कॉल करेंगे, और जब आप कॉल का सिलसिला आप शुरू करेंगे तो याद रखिएगा कि आप टीवी की आवाज़ बंद करेंगे सबसे पहले। सबसे बड़ा मामला ये है। फिर नेटवर्क एरिया में भी रहेंगे, क्योंकि कल भी बहुत सारी शिकायतें आई कि जनाब हम सुन नहीं पा रहे थे, या वो बोल रहे थे हम नहीं सुन पा रहे थे। नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है। 4 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 33381253515876 351269
99 और 3538448019 इनका कोड आगे है। कॉल करना शुरू करेंगे आप, लेकिन दरख्वास्त एक चीज़ है कि ज़रा अदब का एहतराम करें, अपनी बात रखिएगा, अपना गुस्सा भी दिखाइएगा, लेकिन बराह रास्त किसी का नाम लेकर उसकी इज्जत ना उछालिएगा। ये एक दरख्वास्त हमारी तरफ से रहेगी, लेकिन बात रखिएगा, ज़ोरदार अल्फाज के साथ बात रखिएगा। और पहले कॉलर की ओर चलते हैं, देखते हैं कौन साहब है, कहाँ से है और क्या कुछ हुकूमत के सामने बात रखना चाहते हैं। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गौर तो ठीक छो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आंचाल पे जीशान सो वनियो जीशान सर। युथी इलेक्शन पता आए नेशनल कॉन्फ्रेंस की लूक आए योपर दोक त्रो वोट त्रो यह हस्पताल गेट वारिया सफर कर पता वोटिंग अमे दह वाला तूत बेमार मे त्रो गोडनिच लटि 13 वरी मे गोड वोट मगर तम वाद कर बराबर ये गेट रूद तती लूक करान सफर बस रात बच्चे बेमार आज मे पेवान होल गन सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट यमो हुकूमतन कोर खास कर कोर MLA सलमान सागर आव योर खंडवा मालस मज कोर तम जनाब सोदी कोर तम तकरीर तुम त्रो वोट नेशनल त्रो ते गेट यल ना वो तन यम तमो जून ना वो तम तो ना वो गेट अत कर तम जून अत कर कह कत वाते तिमन तम। चलो इंशाल्लाह जरूर, सड़ा शुक्रिया इस कॉल करने हो। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो जी। हेलो जी जनाब बताएं। हेलो, बात रखिएगा अपनी, बताइए। ये जो मीटर नए लग रहे हैं, जो मैन है ना, ये पूरी ऐसे टूटी फूटी हुई उसी पे ये मीटर लगा रहे हैं। ये ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक पूरी वायर चेंज नहीं होगी तब तक मीटर की इतनी जल्दी गवर्नमेंट को क्या बढ़ गई? आपका कहने का मकसद है क्या ये जो आपके मीटर लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, ये पुराने वाले सिस्टम पे ही लग रहे हैं और जो नई इंसुलेटेड वायर है वो नहीं लग रही है? बिल्कुल सर यही है। और जगह जगह टूटी हुई वायर है, जहाँ पे गिर सकती है, चूंकि गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, तो एक दिन में 3-4 बार वो गिरती है, फिर वो आते हैं लाइन में उसको जोड़ जाड़ करके ऐसे करते हैं। चलिए, मैं अपनी बात तो रखी है, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इस पर कोई ना कोई नोटिस आएगा। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब, एडवोकेट फारूक गनाई बोल रहा हूँ। जी फारूक साहब, गुजारिश ये थी कि सरकार ने जो बजट लाया मुख्तलिफ शोबाजात में, जो उन्होंने अपने अपने तरीके से बजट का इनेकाद किया और बजट रखा, बजट को डिस्कस भी किया, लेकिन जो ग्रोइंग चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, एनवायरमेंट के हवाले से कोई भी ऐसी पॉलिसी या कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं किया गया कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो पॉलीथीन ने अपने घेरे में लिया है, पॉलीथीन को बैन के लिए, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए, या फिर दूसरे जो इकदाम उठाने चाहे थे सरकार को, इस हवाले से कोई भी बात नहीं की जा रही है। तो मेरी गुजारिश सरकार से रहेगी और जितने भी मुंतखबा मेंबरान हैं वो पॉलीथीन बैन के लिए, बैन तो ऑलरेडी है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और बाकी जो इकदाम इस हवाले से उठाने हैं उसके लिए उनसे गुजारिश है कि वो इस पे ध्यान दे ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो बचे। तो ये हमारी गुजारिश थी। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि इस हवाले से ना तो असेंबली में कोई बात हो रही है और ना ही किसी का ध्यान इस हो जा रहा है। बिल्कुल गनाई साहब, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिस तरीके से आपने कहा, और जो हमारी सूरत हाल भी बनी है उसमें एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमजहती पॉलिसी हो और हम वक्ती पॉलिसी भी हो जिस पर हम काम करें। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये आवाज़ आपकी अरकान असम्बली तक भी जाएगी और मज़कूरा वज़ीर तक भी जाएंगी, जिनके मुतालबात ज़रा आने हैं वो ज़रा इस पर देख लें जी। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो सर, आदाब। आदाब। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ सर, प्रदोष सिंह।
जी सिंह साहब बताएं। हम रहते थे शोपियां में सर। जी शोपियां, डिस्ट्रिक्ट शोपियां में हमारा शमशीपुरा है। तो वहाँ हमारी 3 से 9 मरले जगह थी, 11 मरले। जी तो अभी देखने के लिए गया था, वहाँ सबों ने अपनी अपनी जगह मतलब कवर कर ली लोगों ने, वो हमारी जगह भी कवर कर ली। तो वो ये हमारे वहाँ दरख्त थे, वो से तो जी वो पता नहीं, एक हमारी बहनी गई थी वहाँ, तो उन्होंने सर वो दे दिया। मैंने पहले 1 से बात की, 50,000 ले लो तो छोड़ दो, मैं नहीं। तो फिर पता नहीं ये उन्होंने 6,000 में वो बेच दिए। मुझे बोला इतना भी गलत क्या हमारे लिए। तो माइग्रेट भी हम तो 89 से यहाँ वहाँ से आए थे यहाँ, मगर समझ नहीं आ रही क्या हो रहा क्या नहीं क्या हो रहा। तो आपने कंप्लेंट नहीं किया इस पूरे मामले का? सर पहले 2 दफा मैंने पहले भी एप्लीकेशन भेजी थी, तो सर वहाँ कोई बोलता ही नहीं। लंबरदार ने आधी जगह उसने ले ली है, और भी 1-2 घर उन्होंने भी कवर कर ली। तो वो जो 3 करोड़ 9 करोड़ वहाँ दिखाई देती है, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ना। नहीं, मुझे ये बताइए ना, जो एक ग्रीवेंस सेल है इसका बाज़ाब्ता तौर पर प्रॉपर्ली, उस पर आपने कंप्लेंट किया? सर प्लीज काफी बार चाहिए सर, कोई भी पूछने वाला है, क्योंकि ये बोलते हैं माइग्रेंटों को वापस ले गए, माइग्रेंटों को वापस। अभी तक हमने तो आकर हमने बोला क्या मजदूरी करके खाएंगे यार। मैंने चलिए बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। ज़रूर ये मामला नोटिस में लाया जाएगा बहुत सारे लोगों के, ताकि कोई ना कोई मसला यहाँ पर देखा जाए किस तरीके से हल हो सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। गवर साहब वारपुर से जनाब, खुशवर से जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। बशु जनाब फायदे कल पर बशीर अहमद। जी बशीर साहब। जनाब अर्ज ओसुम 2 जायन को ये रेड वालो जबरदस्त कब्जा हस्पताल नेबर कन तो कदलन कुन किन पकन। तुम वो डलगेट नेबर कन 3 लोन रेड लगित जॉन बेकरी सक लकड़ी हिंद शाड़ तान खड़ा कर मे वालो पगह तथ पे तजाद। शुक्र तथ जात करीमस कुन गाड़ त्रेक बे लाल चौक किन तथ खुशी, मगर बदकिस्मती सान गुरुद्वारा पे जहांगीर चौक तान गाड़ी वलिस लगान बिचारस 2 घंटे तरनस। अख तथ ऑलरेडी पटरी तथ आव गम दुम रेड वल 3 लोन लगित कर्लस। तुम वो अपोर तान हालात क्या वो हेडवनी नेबर कन हालात क्या कुन किन सर पकन क्या कर्लन तो हस्पताल नेबर कन कोर कहर। कथ बिल्कुल सही कि छापरी फरोश बय सन तिम तिथ पे वह काम करान कि आम लुकन जिंदगी खतरस मज एक्सीडेंट खतर, और पत ये ट्रैफिक जाम गसान तथ अंदर वारियन गाड़ियन दिक्कत गसान पकनस। मे उम्मीद कि ज़िले इंतजामिया पुलिस और आज खुद तिम पान तन सह कार यम बेकिस आजार वात। यह माह रमजान तस अगर ये थोड़ा सा पन्निस पानस तम मुहासबा करो कि माने सह कहीं नुकसान वात, बह कर तिजारत गो ठीक, लेकिन नुकसान गोसम कंस वातुन। अगर सह अंसर पॉइंट सैनिस दिलस अंदर यी वारिया मामला गसन ऑटोमेटिकली ठीक। रेजिडेंसी रोड बाकी चीज इन दुकान अल्लाह ताला वारिया बड़ बड़ दितमित तिम नेसफ माल वो सड़क पे त्रावान सिर्फ अमे खतर कि लगे पता दुकान यल बखुदा अमी जरूरत आसानी ये अल्लाह ताला जारी कर सह अमे वर। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अहन अहन सागर सब आव बेमार तम सात आव वोटर तम पे गो नजर क्या टूरिस्ट एरिया यप मा जरूरत यप मा कह नजर वजरा बिल्कुल। अच्छा तो वो सोजन पे नफरत यप पे तगड़े रूट गो पास ये कुछ इलाक वन यह बराबर अपोजिट घाट नंबर 1 माल रोड आबी बुछवारा। होटल अकबर जरूर जनाब वात अली मोहम्मद सागर सबनिस फर्जंदस अली मोहम्मद सागर सबस तामी शेष कि जनाब असम्बली मज करो थोड़ा सा वक्त इलाकस मज गो लुकन हेतो खबर क्या तमें लुक यमो ओत्र सोरी काम काज यक तरफ त्रित तुह वोट त्रो तुह नुमाइंदगी कर हक दुत तो तुम वलतो यह हक नक जरूर वात तिमन ताम यह पैगाम युत जन तिम इलाक दौर कर तुम सत गो यह वाद। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मंजूर अहमद चीपेट नंबरदार। जी जी बताएं। कर उमरस गुजारिश अगर पावरस वालन क्या मुफ्त जरूरत क्या। अच्छा जनाब बोजन सन कत अहनज बे अगर तोमुल दिन अत थन मोकुल रेट यह मुफ्त जरूरत क्या मुफ्त छन हल कर बिल्कुल अम सत लुक बेकार मुफ्त बन सोरे अम सत लुक बेकार। चल बिल्कुल तू उसका अच्छा सही अगर सोरी के मुफ्त बनो तो सूरत हाल खराब अम थोड़ा बहुत गैसे आसन कैसा दिन तम सु इंसान मेहनत कर सड़ा शुक्रिया जरीन ख्याल अल्लाह ताला थनो सलामत वारिया असल कत कि सोरी के गोस मुफ्त आसन क्या पोंस त गस पेन दिन मगर थोड़ा गोस नरखस गई फर्क युत न इंसानस गोबि त युत सरकार त नुकसान गसे सड़ा शुक्रिया। चलिए एक और कॉलर दे दीजिए, लास्ट कॉल दे दीजिए, दो कॉल्स लास्ट दो कॉल्स लेते हैं। हेलो हेलो अपना नाम बताइए और कहां से आप। हेलो चले ड्रॉप करें जी, एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो जी मैं शालीमुर से बोल रहा बशीर अहमद। जी बशीर साहब वन जनाब ना अख चीज ब्रोट वन रेड वालन रेड वाल ना कुछ जाए वथी त्रावान सह लाल चौकस मज रथ गाड़ पकान डल गेटस मज तमो पर्स कोर कतल पर्स लायक शरापिन गुंडगी कर 3-4 वान तिमन अकिस अकिस रेड 3-4 रेड हर कंस रेड वालिस कत गवर्नमेंट कनान यार क्यों किसा कर रात तुझे थोद बे तई पे। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक बड़ा मामला है, रेडी फरोज जो है वो फुटपाथ को कब्जा कर रहे हैं। म्यूनसिपल हुकाम अगरचे कार्रवाई कर रही है लेकिन मजीद कार्रवाई को तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर हाईवे सनसाइट पॉइंट पर आईडी बरामद हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर के बांडीपोरा कौमी शाहराह पर मुश्तबह शाही मिलने की खबर आ रही है और मुश्तबह चीज़ मिलने के साथ ही सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हो गई हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड को वहां पर भेज दिया गया है और फिलहाल इस शाहराह पर सनसाइट पॉइंट से आगे जो बांडीपोरा का हाईवे है नॉर्थ कश्मीर की ओर जो जाता है, यहां पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त है कि बांडीपोरा नॉर्थ कश्मीर का इलाका है जहां से इतला यह है कि सनसेट पॉइंट बांडीपोरा के मकाम पर मुश्तबह चीज़ मिली है और इस मुश्तबह चीज़ को आईडी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि हमने देखा कि नॉर्थ साउथ के अंदर भी इस तरीके की कार्रवाई हुई थी। और ये क्या चीज़ें हैं, क्या वाकई तौर पर आईडी है या कुछ और है, फिलहाल एहतियातन गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही के रोकने के साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को यहां पर भेज दिया गया है। पुलिस इस मौके पर वहां पर मौजूद है, सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल इस शाहराह पर ट्रैफिक की नकलामल को रोक दिया गया है। ज़हूर बांडीपोरा से हमारे साथ फोन लाइन पर है। ज़हूर जरा अपडेट करें कि ये जो सनसेट पॉइंट पर मुश्तबह चीज़ की बरामदगी की इत्तला है, क्या अब ये क्लियर हुआ कि ये आईडी है क्या है या अभी भी बीडीएस इसको देख रहा है? बिल्कुल गवर, अगर बात करेंगे ये जो बांडीपुरा हाईवे है और वहाँ जो नजदीकी जो सनसेट पॉइंट बनाया गया है के पास, तो वहाँ पे ये अभी जो सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट देखा गया है, हालांकि लग रहा है जो फोटोग्राफ्स सामने आ रहे हैं वो लग रहा है, लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइंट मुश्तरका तौर पर भी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो वहाँ पे तलब किया गया है और पूरे इलाके को जो है फिलहाल हाईवे को जो है सील कर दिया है। ट्रैफिक मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि सिविल मूवमेंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और वहाँ पे बिल्कुल इसको सील कर, इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है क्या इसमें आईडी है या ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्ट वहाँ पे किया गया, लेकिन सस्पिशियस लगा जो रोड ऑफ पार्टी ने इसको देखा है। तो उसके बाद जो है पूरे इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो वहाँ पे लगे हुए हैं और फिलहाल जो इलाके को जो है पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और अभी देखा जा रहा है क्या ये आईडी है, लेकिन अभी इसमें क्या कबल वक्त कहना मुनासिब नहीं होगा क्या ये आईडी है या कुछ और सस्पेक्ट है। कुछ देर में इसकी जो तस्वीर है वो अच्छा, ये जब हम रोड ओपनिंग पार्टी की बात करते हैं, स्नैपर डॉग्स उनके साथ खसूसी दस्ता रहता है, स्नैपर डॉग्स का
फिर जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उनके साथ वो आला रहता है जिसको लेकर वो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक शक पड़ा कि जब वो मेटल डिटेक्टर बचा होगा, यहाँ स्नैफर डॉग रुका होगा, उसके बाद ही उन्होंने आला हुकाम को बताया और ये ट्रैफिक किस पॉइंट पर रोका गया है एक साइड से, और दूसरे साइड से अगर रोका गया तो अब क्या ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, कौन सा रास्ता है जहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है? जी बिल्कुल, अगर बात करेंगे ये जो गुरुरा सनसेट पॉइंट है वहाँ पे इसको पूरी तरीके से दोनों तरफ से जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। हालांकि जो अंदरूनी जो लिंक रोड से वहाँ पे ट्रैफिक है, लेकिन जो हैवी मोटर व्हीकल्स है उनके लिए कोई जो है अंदर से कोई ऐसा रोड नहीं है। लेकिन फिलहाल जो एहतियात के तौर पर जो है इसको ट्रैफिक को पूरा तरीके से जो है मुअत्तल कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। और ये जो अभी जो सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट वहाँ पे लगा इसको खंगाला जा रहा है, क्या इसमें कुछ क्या है, और लेकिन आगे आगे जो अभी बम डिस्पोजल करीब इसके पास पहुंच रहा है और कुछ देर में जो इसकी तस्वीर जो है वाजिया हो जाएगी। गवर, बहुत शुक्रिया। ज़हूर बांडीपोरा से बता रहे थे कि मुश्तबह शाही मिली है सनसेट पॉइंट के मकाम पर, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी मजीद अलर्ट पर आ गई हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया है, काम अभी जारी है। फिलहाल दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। बांडीपोरा नॉर्थ कश्मीर का इलाका जहां पर मुश्तबह शय बरामद और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मैदान में। इस खबर के साथ ही जरा आखिरी पड़ाव पर आते हैं और आपको बताते हैं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर रात किस तरीके से गुजर चुकी है, मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है, और एक एक करके वो तमाम पॉइंट्स आपको बताएंगे जो अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। श्रीनगर के अंदर रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.0 डिग्री सेल्सियस, आज दिन में धूप। बड़गाम 3.3 डिग्री रात का कम से कम दर्जा हरारत, आज दिन में धूप रहेगी। पुलवामा के अंदर हल्की बारिशों का इम्कान है, 1.6 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत रहा है। कुपवारा के अंदर भी रात का कम से कम दर्जा 1.9 और बारामुल्ला 4.0 डिग्री, आज हल्की बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है। चलिए जनाब जम्मू आते हैं, तो जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस, सांबा 11.4 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा रिकॉर्ड किया गया, और उधमपुर 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। किश्तवाड़ में हल्की बारिशें, पुंछ में हल्की बारिशें होंगी, 7.3 डिग्री किश्तवाड़ रात का कम से कम दर्जा, और पुंछ के अंदर 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, और आज हल्की सी बारिशों का इम्कान लगाया गया है। तो इस तरीके से जी इख्ताम हुआ जी आज का बुलेटिन वेदर अपडेट के साथ ही। ज़हूर और मुझे आप देंगे इजाज़त, कल 8:35 पर दोबारा होगी हाजिर खिदमत, आपके सामने रहेंगे हम, खबर तजिया तबसरा भी बताएंगे, लेकिन असेंबली के अंदर क्या कुछ चल रहा है बने रहेंगे हमारे साथ। थोड़ी देर में वक्फे के बाद खबरनामा भी होगा और जम्मू कश्मीर असेंबली भी आपको लिए चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।